Hi guys, welcome back to our channel. अजमेर सेक्स स्कैंडल। दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिच लड़के एवं मीडिया भी इन्वॉल्व थी। India's biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? Said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." कैसे 1990 से 1992 तक अजमेर की 250 प्लस स्कूल की लड़कियों का रेप होता रहा। ऑलमोस्ट 2 साल तक इस केस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 30 साल बाद भी इस केस में पीड़ित लड़कियों को टिल डेट तक कोई जस्टिस नहीं मिला। एंड कैसे इस स्कैंडल के बाद जब भी कोई अपने लड़के का रिश्ता किसी लड़की से करवाते थे तो वो लोग सबसे पहले लड़की की फोटो लेके फोटो बूथ में जाकर कंफर्म करते थे कि कहीं इस लड़की की फोटो सोफिया सेकेंडरी स्कूल की फोटो से मैच तो नहीं होती। पर उनमें से 2 लड़कों ने अपने बाप की मौत का बदला जरूर लिया 30 साल बाद। और कैसे इस रिवेंज के लिए उन्हें उनकी ग्रैंड माँ ने एनकरेज किया था। 30 साल बाद बदला। पुष्कर थाना क्षेत्र में बांसेरी गांव है जहां पर फायरिंग हुई है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दूसरे व्यक्ति जो है उनको जेएलएन लाया गया है और वो गंभीर रूप से। So let's discuss about India's biggest sex scandal in 1992 अजमेर राजस्थान। अजमेर शरीफ दरगाह एक पवित्र जगह हुआ करती थी। इवन आज भी वहाँ लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस अपनी मन्नत पूरी होने पर वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं और वो चादर चढ़ाने के लिए उन्हें एक खादिम की जरूरत होती है और ये सब चिश्ती फैमिली के लोग ही कर सकते थे। उस टाइम चिश्ती फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली दोनों में, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लीडर्स आते थे। और अजमेर में एक सोफिया सेकेंडरी नाम का स्कूल था, इवन आज भी है। वो स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए काफी जाना जाता था। वहाँ कोई भी लोअर क्लास के बच्चे नहीं पढ़ते थे। अजमेर शहर के अपर मिडिल क्लास से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिच फैमिलीज के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज होते थे उन्हें ही वहाँ एडमिशन मिलती थी। उस स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी। सोफिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर आती है तो उसकी नजर वहाँ खड़े एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का उस लड़की को ही देख रहा था पर वो उसे इग्नोर करके अपने घर चली जाती है। वो लड़का रोज वहाँ आता था और कुछ दिनों बाद लड़का उस लड़की को रिलेशनशिप में आने के लिए अप्रोच करता है, बट लड़की उसी टाइम डिनाई करके वहाँ से चली जाती है। और ये बात लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर करती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तू पागल है, तूने उसे मना नहीं करना था। उसने कहा कि वो शहर का सबसे पावरफुल लड़का है और वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और वो कहती है कि तुझे तो वैसे भी गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेना है और तेरा जो ड्रीम है, फ्यूचर गोल है पॉलिटिशियन बनने का, उसके लिए भी वो तेरी हेल्प कर सकता है। तब एक गैस सिलेंडर भी MP MLA की सिफारिश के बिना नहीं मिलता था। फिर वो लड़की अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर घर जाकर सोचती है एंड वो अगले ही दिन खुद उस लड़के से मिलती है जिसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं था, अजमेर में उसकी फैमिली का नाम बहुत बड़ा था और दरगाह शरीफ की वजह से उस टाइम उसकी फैमिली को पूरा अजमेर जानता था। एक तरफ यहाँ उनकी फैमिली दुनिया के सामने बिल्कुल साफ थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी फैमिली का बैकग्राउंड फुल ऑफ वायलेंस, ब्लैकमेलिंग एंड गैंग रेप से भरा था। कहा जाता है कि फारूक चिश्ती ड्रग्स पेडलिंग में भी इन्वॉल्व रह चुका है। और फिर ये दोनों रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं और कुछ ही दिनों बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर एक दिन वो फारूक चिश्ती से गैस कनेक्शन और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में बात करती है और फारूक चिश्ती उसकी बात मान लेता है। एंड नाउ दे ब्लाइंडली ट्रस्टेड ईच अदर, दे अंडरस्टूड ईच अदर। फिर फारूक ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस बुलाया। फारूक ने लड़की से ये कहा कि तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए और वो लड़की फारूक के फार्म हाउस चली जाती है और वहाँ वो फारूक से मिलती है और उसे अभी तक भी कोई आइडिया नहीं था फारूक की प्लानिंग के बारे में। थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फारूक उस लड़की को सेक्स के लिए अप्रोच करता है और वो लड़की फारूक से प्यार करती थी तो उसने मना नहीं किया और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और इसी बीच फारूक ने इस लड़की की फोटोज क्लिक कर ली थी। पहले लड़की से मिलना, उसे रिलेशनशिप में लाना और उसके बाद इंटीमेट होना फारूक और उसके दोस्तों की प्लानिंग थी। फारूक के साथ उसके दोस्त नाफिस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती भी था
था और ये दोनों भी युवा कांग्रेस के फेसिस थे। और सेक्स के बाद फारूक एकदम चेंज हो जाता है। उसने उस लड़की को फोटोज की नेगेटिव दिखाई और उससे कहा कि तुम चाहती हो कि तेरी फोटोज यहाँ से बाहर ना निकले तो तुम अपने स्कूल की अपनी एक दोस्त को कल हमारे पास ले आना, अदरवाइज शहर की कोई दीवार नहीं बचेगी जहाँ तुम्हारे न्यूड पोस्टर्स ना लगी हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सारी फोटोज तुम्हें वापस कर दूंगा। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। फॉर द वेरी नेक्स्ट डे वो लोग वेट करते हैं कि वो लड़की दूसरी स्टूडेंट को लेकर आ ही रही होगी, पर ऐसा नहीं होता। फारूक चिश्ती काफी गुस्सा हो जाता है इस बात से और फिर अगले ही दिन वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मारुति वैन लेकर स्कूल के बाहर चला जाता है। और जब वो लड़की स्कूल से बाहर आती है तो वो उसे वैन में बिठाकर अपने फार्म हाउस में ले आता है। पर इस बार उन तीनों ने मिलकर लड़की का गैंग रेप किया और फिर से उसे धमकी दी फोटोज लीक करने की। वो लड़की इस बार काफी डर जाती है कि कहीं ये लोग सच में मेरी तस्वीरें वायरल ना कर दें। फिर अगले ही दिन वो लड़की किसी बहाने से अपनी एक सहेली को फारूक के फार्म हाउस जाने के लिए कन्विंस करती है और जैसे तैसे करके वो उसे वहां ले आती है। सेम फिर उसका भी रेप होता है और उसके भी फोटोज क्लिक किए जाते हैं और सेम उसे भी ब्लैकमेल करके एक और न्यू स्टूडेंट लाने की वो डिमांड करते हैं। फिर 1 से 2, 2 से 3 सबके साथ ऐसा कर करके उन्होंने एक चेन बना ली थी। कई स्टूडेंट्स वहां आती गई, उनका रेप होता रहा और उनकी फोटोज लेते रहे। पर फारूक चिश्ती हर एक लड़की से यही प्रॉमिस करता था कि तुम एक नई लड़की लेकर आओ और मैं तुम्हारी फोटोग्राफ्स डिलीट कर दूंगा। पर वो सिर्फ ऐसा कहता ही था, करता नहीं था। और कई बार तो ये लोग सेम लड़कियों को बार बार बुलाते थे और उनका रेप करते थे। फिर ये ब्लैकमेलिंग उन लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा हो गई थी कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 250 प्लस लड़कियां इसमें फंस चुकी थी। एंड वी डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, बट कुछ न्यूज आर्टिकल्स में 250 प्लस गेस करा गया था और आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि मैक्सिमम लड़कियां सोफिया स्कूल की ही थी, पर कुछ लड़कियां बाकी स्कूलों की भी थी। अब ये लड़कियां पूरी तरह से इस प्लान में फंस चुकी थी। ना तो अब ये यहाँ से निकल पा रही थी और ना ही अपनी फैमिलीज को बता पा रही थी। फिर किसी तरह हिम्मत करके 2 लड़कियों ने पुलिस में कंप्लेन करी, पर पुलिस ने ज्यादा सीरियस ना होते हुए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पुलिस ने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई इस केस पर तो उन्हें ये पता चलता है कि इस मैटर पर शहर के सबसे बड़े अमीर फैमिली के लड़के इन्वॉल्व हैं और उनके आगे बड़े बड़े MLA MPs सर झुकाते थे। फारूक चिश्ती की फैमिली काफी पावरफुल थी तो पुलिस इस मैटर को वहीं दबा देते हैं। अब उन लड़कियों के साथ और गलत होना शुरू हो जाता है। पहले तो सिर्फ फारूक और उसके दोस्त ही लड़कियों का रेप करते थे, पर अब जो वहाँ के वर्कर्स थे वो भी उन लड़कियों का रेप करते हैं। इवन कई लीडर्स तक ये लड़कियां पहुंचाई जाती थी। इन 90s में उस टाइम स्मार्टफोन नहीं थे तो जो भी फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे उन्हें नेगेटिव रील्स के थ्रू फोटो बूथ में जाकर डेवलप करवाना पड़ता था। फिर फारूक इन सारी लड़कियों के नेगेटिव रील्स फोटोज डेवलप करवाने के लिए एक फोटो बूथ में भेजता है। फिर सारे फोटोज डेवलप होकर फारूक के पास आते थे। उन फोटोज की मल्टीपल कॉपीज बनती थी और वो फोटो बूथ वाला कॉपीज अपने पास ही रखता था। और अब यहाँ से लड़कियों के फोटोज वायरल होना शुरू हो जाते हैं। उस फोटो बूथ वाले ने ये फोटोज अपने एक फ्रेंड को दी और उसने अपने आगे एक फ्रेंड को फोटो कॉपी दी और फिर ये फोटोज पूरे अजमेर में सर्कुलेट होना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे लड़कियों के फैमिलीज तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये सब उन लड़कियों को पता चलता है कि उनके फोटोग्राफ्स उनकी फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं तो एक एक कर उन 250 में से कई सारी लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। और अब जिन जिन के पास ये फोटोज थे सब ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक नौकर से लेकर सब ने उन लड़कियों का रेप किया और उनसे ब्लैकमेल करके पैसे भी लिए। और अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ना तो कोई फैमिली कंप्लेन कर पा रही थी बिकॉज ऑफ फियर्स। फारूक चिश्ती के पावरफुल होने की वजह से लोगों ने कंप्लेन करने के बजाय अजमेर छोड़ने का फैसला किया और कई फैमिलीज अजमेर छोड़कर चली गई। अब 1990 से 1992 आ चुका था। ये फोटोज रिपोर्टर्स इवन बड़े बड़े लीडर्स तक पहुंच चुकी थी, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ये केस
केस किसी भी न्यूज़पेपर पर नहीं छापा गया। सारे रिपोर्टर्स, लीडर्स और पुलिस उस टाइम इसलिए चुप थी क्योंकि अगर ये केस न्यूज में आता तो उस टाइम अजमेर में बहुत सारे दंगे हो जाते, क्योंकि उन 250 में से मैक्सिमम लड़कियां हिंदूज थी। फारूक चिश्ती और उसकी फैमिली मुस्लिम थी, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम फाइट हो सकती थी और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। बस इसी वजह से वो मासूम लड़कियां सफर करती रही और उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिलता, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। इवन कई रिपोर्टर्स ने भी उन फोटोज का मिसयूज करके उन लड़कियों का रेप किया और ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी लिए। अब ये फोटोज सर्कुलेट होते होते नवज्योति दैनिक के एक रिपोर्टर के हाथ लगती है और दैनिक नवज्योति के उस रिपोर्टर ने इस ब्लैकमेलिंग और अबडक्शन के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस ने सेम उसे भी यही जवाब दिया, अगर हम इस केस को ओपन करेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो जाएंगे। और साथ में चिश्ती फैमिली के पावरफुल होने की वजह से भी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। फिर 22 अप्रैल 1992 को उस रिपोर्टर ने रिस्क लेकर खुद ही इस स्कैंडल को न्यूज़पेपर पर छाप दिया। अब उस रिपोर्टर को ये उम्मीद थी कि शायद अब इस केस पर कोई ना कोई प्रोसीडिंग होगी, पर पुलिस ने कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की। नवज्योति के रिपोर्टर ने वेट करा, पर अब काफी दिन हो चुके थे, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर 15 मई 1992 को रिपोर्टर ने फिर से न्यूज को छापा, पर इस बार उन्होंने न्यूज के साथ फ्रंट पेज पर फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों की फोटोज भी छाप दी। और फिर वही हुआ जिस चीज का सबको डर था। ये न्यूज आते ही लोग सड़कों पर उतर आए और अजमेर शहर पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सब कुछ सामने आने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस ने कहा कि जब तक कोई लड़की FIR रजिस्टर नहीं करवाएगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नवज्योति रिपोर्टर्स के अलावा एक और लोकल न्यूज के रिपोर्टर मदन सिंह भी उस न्यूज को कवर कर रहे थे एंड ही वाज 32 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने एक के बाद कई बड़े बड़े खुलासे करना शुरू कर दिए। और कुछ टाइम के बाद मदन सिंह के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। एक दिन वो काम से घर लौट रहे थे और उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मदन सिंह कैसे भी करके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन इस हमले के बाद उनकी हालत काफी खराब थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और मदन सिंह अब 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां एक पुलिस वाला भी था, पर फिर भी वहां 3 लोग आते हैं और मदन सिंह को गोली मारकर मार देते हैं। और ये एक मर्डर उन लड़कियों और उनकी फैमिलीज के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं था। अब लड़कियां और डर गई थी कि अगर रिपोर्टर्स के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और फिर अब पुलिस ने उन फोटो से लड़कियों को फाइंड करना शुरू किया। फाइनली उन 250 लड़कियों में से 30 लड़कियां सामने आई जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए राजी हो गई थी। जैसे ही ये न्यूज उन लोगों तक पहुंचती है, वो लोग उन लड़कियों को डराते धमकाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा तो तुम्हारी फैमिली का हाल वही होगा जो रिपोर्टर मदन सिंह के साथ हुआ। और फिर इससे लड़कियां काफी डर जाती हैं। उन 30 में से सिर्फ 2 ही लड़कियां बची थी जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई। फिर इन्हें भी कई धमकियां आई, इन्हें हरास किया गया। हरासमेंट के बाद भी इन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं बदली और अब पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को एक एक कर अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पर अभी भी जो मेन अक्यूज्ड थे फारूक चिश्ती और नाफिज चिश्ती, वो दोनों फरार थे। फिर कुछ दिनों में ही पुलिस ने इन्हें भी ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है और अब इस स्कैंडल में टोटल 15 क्रिमिनल्स अरेस्ट कर लिए थे। फिर उनकी हियरिंग कोर्ट में 6 साल तक चली एंड फाइनली 18 मई 1998 को उन लड़कियों को और उनके फैमिलीज को जस्टिस मिला और कोर्ट ने उन सब क्रिमिनल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई फॉर रेप, अबडक्शन एंड ब्लैकमेलिंग। एंड नाउ यू थिंक कि एटलीस्ट उन लड़कियों को इंसाफ तो मिला, जस्टिस तो मिला, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब धीरे धीरे सारे क्रिमिनल्स एक एक कर बेल पर बाहर आ रहे थे और इसमें जो मेन अक्यूज्ड फारूक चिश्ती था, उसे उसके वकील ने फेक पेपर्स कोर्ट में शो करके उसे मेंटली अनस्टेबल प्रूफ कर दिया और कोर्ट ने उसे बेल पर रिहा कर दिया। 2007 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2013 में राजस्थान कोर्ट ने फारूक चिश्ती की सजा को लेकर ये कहा कि फारूक चिश्ती ने बहुत सजा काट ली है और अब इसे रिहा कर दिया जाए और फारूक चिश्ती को रिहा कर दिया। अब इस टाइम कोई भी क्रिमिनल
जेल में नहीं है, सभी बेल पर बाहर हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है, अभी भी हियरिंग में उन लड़कियों को कोर्ट में बुलाया जाता है। और वहीं जब ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे तो उन लड़कियों का समाज में रहना भी मुश्किल हो रहा था और कई फैमिलीज ने अजमेर छोड़ दिया था और उन लड़कियों से शादी करने से पहले लोग इनकी फोटोज चेक करवाते थे कि कहीं ये लड़कियां उस स्कैंडल में इन्वॉल्व तो नहीं थी। एंड दिस इज अवर जस्टिस सिस्टम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैक्सिमम केसेस में जो पीड़ित जो सफर करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जस्टिस मिल जाता है, चाहे वो लेट मिले कैसे भी मिले। लेकिन इस केस में जो क्रिमिनल्स हैं वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां सफर कर रही थी वो आज भी सफर कर रही हैं। वो आज भी कोर्ट में जाती हैं, आज भी उनकी हियरिंग होती है। इन्हें जस्टिस तो नहीं मिला पर एक माँ को जस्टिस जरूर मिला, जिसने अपने पोतों के थ्रू अपने बेटे की मौत का बदला लिया। वी ऑलरेडी डिस्कस मदन सिंह, जो इस केस को अपनी अखबार में एक एक कर बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे और जिसे हॉस्पिटल में मारा गया था। और इस केस के जो क्रिमिनल्स थे उन्हें पुलिस ने उस टाइम अरेस्ट कर लिया था और ये केस कोर्ट में चलता है। और जो भी पकड़े हुए क्रिमिनल्स थे सभी के सभी बेल पर बाहर आ गए थे, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल थे उस टाइम। और उस टाइम मदन सिंह के 2 बेटे थे, दोनों बेटे 6-7 साल के थे और उनका नाम धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप था। और इन दोनों की दादी को कोर्ट से कोई जस्टिस नहीं मिला और उनकी दादी ने जैसे जैसे वो लड़के बड़े हो रहे थे उन्हें अपने बाप की मौत के बदले के लिए एनकरेज कर रही थी। वो लड़के अब बड़े हो गए थे और उन्हें अपनी दादी की बात हमेशा याद थी। फिर उनमें से मदन सिंह के एक लड़के ने 30 साल बाद जनवरी 2023 में एक आदमी को गोलियों से मार दिया और मारने के बाद उसने डेड बॉडी के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर ये बोला कि फाइनली मैंने अपने डैड की मौत का बदला ले लिया।